मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी दो चीजें जरा आपसे समझ लूं। मैनेजर के रूप, मतलब मैं राजनीति के मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। मैनेजर के रूप में अशोक गहलोत साहब ने बेहतरीन पारी खेली। सारे ऑड्स के अगेंस्ट भी वो वहां जमे रहे। एक समय ऐसा आया था कि लगा था कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उनसे गुस्सा हो गया, लेकिन फिर भी जमे रहे। और दूसरा अगर कोई इसमें वो है तो भूपेश बघेल साहब, उन्होंने भी एक्सट्रीमली अच्छी पारी। कांग्रेस में वो जो भी उनके साथ हुआ था, सिंहदेव जी के साथ उनका जो भी पैक्ट था, लेकिन वो जमे रहे सीएम की कुर्सी पे, चहेते चीफ मिनिस्टर्स में रहे। तो एक तो जरा इस पे आपसे कि अब जब जब चुनाव आएगा तो इसका क्या असर पड़ेगा। दूसरा, एक छोटी बात इसलिए मैं आपसे समझना चाह रहा था, वो इंपॉर्टेंट है सबको समझने के लिए, दर्शकों को। ये ट्राइबल की बात बार बार बीजेपी करती है कि मेरा प्रेसिडेंट मैंने ट्राइबल बनाया वो, और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक इशू उठाए हैं आदिवासी और वनवासी का, कि ये सब लोग आदिवासियों को वनवासी बनाने के चक्कर में। ये ट्राइबल कितना फैक्टर वहां काम करेगा छत्तीसगढ़ में, और भूपेश बघेल की प्रशासनिक नहीं मैनेजमेंट की ये क्षमता, वो भी क्या हेल्पफुल होगी कांग्रेस को? जी माफ करिए, नेटवर्क में कुछ व्यवधान आ रहा था। जी कोई दिक्कत नहीं। छत्तीसगढ़ में जो इन लोगों ने 21 सीटों की घोषणा की है, इनका जो ABCD फार्मूला इन्होंने बनाया है, उनमें वो सीटें हैं जहां कांग्रेस ने इन्हें जो हराया था, और ज्यादा चिंताजनक जो सीटें हैं, इनका कहना यह है कि पहले अगर घोषित करेंगे तो हमें पर्याप्त तैयारी मिलेगी। हालांकि मेरा ये मानना है कि इससे जो असंतुष्ट इनके नेता हैं और या जो टिकट के आकांक्षी थे, उनको खाइयां खोदने में ज्यादा वक्त उनको भी मिलेगा। और बात समझने की जरूरत यह है कि भूपेश बघेल के बारे में जो आपने टिप्पणी की, वो संघर्ष से उभरे नेता हैं छत्तीसगढ़ में, कम से कम, क्योंकि 15 साल तक भाजपा की सरकार थी, और अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया है भाजपा ने, क्योंकि वो फ्रंट फुट पे आके लीड लेते थे, तो सबसे ज्यादा भूपेश बघेल को सबने देखा ही कि किस तरह सीडी कांड हुआ और उनसे जुड़े हुए लोगों को भी प्रताड़ित किया गया। इसके अलावा जो 5 सालों में उन्होंने एक क्षेत्रीय अस्मिता को लेकर अभियान चलाया, और चूंकि छत्तीसगढ़ कोई बड़ा एक प्रदेश बनने के हिसाब से 20 साल कोई बड़ी अवधि नहीं होती, तो नया अगर कोई प्रदेश बनता है तो उसकी एक स्वयं की अस्तित्व की अस्मिता की पहचान की एक चाहत होती है। तो उस चाहत को पहचानते हुए जो लगातार उन्होंने छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोली भाषा, इन चीजों को लेके जो लगातार इन्होंने इवेंट्स किए और लोगों को जोड़ा, वो उनकी बड़ी ताकत बन गई। बीजेपी चाहे 6 महीने पहले घोषणा करे या साल भर पहले करे, सबसे बड़े उनके लिए जो ड्रॉबैक है, मुझे नहीं मालूम उसके लिए उनके चाणक्य कुछ निश्चित रूप से सोच रहे होंगे। आनंद जी, जो 15 सालों में यहाँ सबसे बड़े जो किसान, जो सबसे ज्यादा संख्या में वोटर है, किसान है छत्तीसगढ़ में। तकरीबन 78% वोटर हैं जो किसान या किसान परिवार से जुड़े हैं, और यहाँ सबसे ज्यादा धान की फसल होती है, यानी धान के किसान हैं। और धान के समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देने की 300 रुपए की घोषणा रमन सिंह जी ने की थी, और उसके बाद वो मुकर गए। तो उनका जो मुकरना जो है, क्योंकि लगातार दूसरी बार भी जब शासन पे आए और ये कहा कि अब हो जाएगा, तो थर्ड टर्म में इन्होंने जाते जाते, जब ये रिपोर्ट पहुंचने लगी कि किसान पूरी तरह से इनसे नाराज हैं, तो जाते जाते इन्होंने कुछ किस्तें उसकी दी 300 के बोनस की। तो दो चीजें हो गई, एक तो बिल्कुल ही नहीं दिए होते तो शायद भूल भी जाते, किसानों को लगा कि इन्होंने इतने सालों का हमारा नुकसान किया, थोड़ा सा तो दिया लेकिन बाकी नहीं दिया, तो वो जो कसक रही, और इसीलिए उन्होंने ये बम्पर बहुमत दिया भूपेश बघेल को, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि भाई हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने 2500 तक की घोषणा की, तो और खरीदने की पूरी कोशिश भी की। छोटी बहुत, इतने बड़े प्रदेश में थोड़ी बहुत अनियमितताएं हुई होंगी, कहीं कोई छोटी मोटी गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन अधिकांश बहुसंख्यक के किसानों का धान खरीदा गया। और इस साल फिर इन्होंने और एक मतलब हाई बैरियर्स अगर हम कहेंगे तो तय कर दिया कि भाई हम पहले 15 क्विंटल या 16 क्विंटल खरीदने की बात थी, तो 20 क्विंटल धान हम प्रति एकड़ हर किसान से खरीदेंगे। और इसको अगर देखें तो ये जो है, मेरे मानना है ब्रह्मास्त्र है, जिसकी काट किस तरह से भाजपा ढूंढेगी ये मुझे नहीं मालूम। और 21 प्रत्याशी भले घोषित करें, लेकिन 3 बार के जो सीएम आप रहे हैं, उनको आप लगभग
चुनाव समिति में भले आप उनको जगह दे रहे हो या वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हो, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि भाजपा में लीड कोई नहीं ले रहा है आज, जो हमें दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में। या कोई सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, या अग्रिम पंक्ति भले ये कहें कि हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व है, लेकिन निश्चित रूप से जब लड़ाई में सेना जाती है तो कोई उसका मुखिया तो दिखता है, होता है, जो निशान लेके चलता है। तो वो नहीं दिख रहा है, उसका भी इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, एक चीज जरूर हो सकती है आनंद जी, कि जो सर्व आदिवासी समाज के प्रत्याशी उतारे जाने वाले, और आप पार्टी भी कई सीट पे चुनाव लड़ेगी, तो शहरी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत आपकी पहचान बन रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो नहीं है। लेकिन ये मुझे फिर वही अजीत जोगी के समय के चुनाव का परिदृश्य दिखाई देता है कि उस समय भी लग रहा था कि अजीत जोगी हर हाल में रिपीट हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा था। और लेकिन उस समय विद्याचरण शुक्ला अलग होके उन्होंने एनसीपी से सब सीटों पर चुनाव लड़े, और करीब 4.5 या 5% वोट का ही स्विंग हुआ था, लेकिन उसके कारण से कांग्रेस के हाथ से सत्ता निकल गई। हालांकि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस ज्यादा मजबूत है और कहीं दूर दूर तक इस तरह के कोई बादल नहीं दिख रहे हैं। लेकिन ये दो ही बिंदु मैं चाहूंगा। डॉक्टर त्रिपाठी, एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, ये सुनील जोगी जी तो, हाँ मैं राजेश भाई साहब, मैं एक मिनट पूछ लूं फिर आप पूछ ले। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, सुनील जोगी जी की तो मृत्यु हो गई, उनके लड़के जो, अरे माफ कीजिएगा, अजीत जोगी जी की मृत्यु हो गई, उनके लड़के जो हैं, उनकी न्यूज जो मैंने सुनी है वो कभी कड़कनाथ मुर्गा बनाने के में वो करते हैं, मतलब उनको मैंने कभी कोई सीरियस पॉलिटिकल इशू पे मैंने उनका कोई, कभी वो बताते हैं मैं काला मुर्गा ले आया हूं तो उसको ऐसे पकाऊंगा, तो ये सब आता रहता है। तो क्या अब मतलब अजीत जोगी जी की जो पार्टी थी उसकी इनिंग खत्म है कि अभी भी उसकी कोई रेलेवेंस है? बहुत संक्षेप में। देखिए, अजीत जोगी जी बड़े व्यापक जनाधार वाले नेता थे। चाहे 15 साल भले भाजपा की सत्ता थी, लेकिन अगर उनकी और उनकी जो पत्नी रेणु जी है, उनके प्रति आज भी उनके क्षेत्र पे और जनता की सहानुभूति रही है। अमित जोगी को अभी अपना जनाधार बनाना है, और मेरा मानना है कि अभी वर्तमान में किसी पार्टी के साथ जुड़ के अगर उतरे तो उन्हें कुछ उपलब्धि मिल सकती है, अथवा उनका जो गृह ग्राम है वहां 1 आध सीट 2 सीट ले सकते हैं। बाकी बहुत बड़ा प्रभाव मैं नहीं देख पा रहा हूँ। पहली बात तो आनंद जी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भी शाहरियार जी का पूरा भाषण सुनाई नहीं दे रहा था, और मुझे लग रहा था इनका भाषण लंबा भी है और सुनाई भी नहीं दे रहा है। तो वास्तव में आपने एक छोटी सी चीज दे दी है, बड़ा संदेश दिया पूरी पार्टी को। मैं केवल ये कहना चाहूंगा, जो आप जो बात कह रहे थे कि भाई बागेश्वर धाम या राहुल जी का जनेऊ पहनना या त्रिपुंड लगाना, इसमें कुछ गलत तो नहीं मानता, क्योंकि भाई हिंदू हैं। और एक तरफ सोशल मीडिया पे हमेशा प्रचार करते रही है, मुझे मेरा मानना है भाजपा की साइबर सेल और ट्रोल आर्मी, जो कभी इनके धर्म पे कि इनके नाना अमुक थे, माता अमुक जाति से हैं, अमुक धर्म से हैं, इन्होंने यहाँ पर कुरान पढ़ा, और इस क्योंकि एक फैक्ट्री है जिसमें काफी पढ़े लिखे लोग इस तरह से लिखते हैं कि वो लोगों को कम पढ़े लिखे लोग तो कम से कम यकीन कर ले, यकीन हो जाए। तो ये समझ में आता है कि शायद उसके काट के लिए आप इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है आपको केवल मुद्दों की राजनीति करनी चाहिए। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, दुनिया भर के जिनपे भाजपा मेरा मानना है फेल है। रिपोर्ट कार्ड में जिन चीजों का जिक्र वास्तव में होना चाहिए लोकतंत्र में, आप उन पे लड़िए, क्योंकि ये धर्म का अखाड़ा उनका है, और वहां 2 सीट से यहां तक पहुंचे हैं केवल उसके जरिए। वहां तो आपको ऐसी पटकनी लगाएंगे कि आप नहीं पार पाएंगे। तो वो उस अखाड़े में काहे उतरते हैं आप? आनंद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं रेखांकित करूंगा इस बात को। और इस तरह से समझो कि आप त्रिपुंड लगाते हो और अगला तो पूरा भस्म लगा लेता है, और रुद्राक्ष आप एक धारण करते हो और रुद्राक्ष का 12 मालाएं धारण कर लेता है। तो अगर आप सोचते हो त्रिपुंड लगा के धर्म भीरू जनता या वो वोट आप कलेक्ट कर लेंगे, नहीं, तो आपको वास्तव में आपकी जो आस्थाएं हैं, आप धर्म का पालन करिए, उससे कोई मना ही नहीं है। सब जगह सभी धर्मों पे, धर्म स्थलों पे आप जाते हैं, ठीक है, मोदी जी भी जाते हैं, भाजपा वाले भी जाते हैं, लेकिन जब प्रचार की बात आती है, जब चुनाव में उतर के आप कोई जनता को संदेश देना चाहते हैं,
तो उस समय आपके ये पासे उल्टे पड़ जाते हैं। बेहतर यह है आप इसे ठीक रखें।